जय हिंद साथियों। आज की इस क्लास में हम शेष जो बची हुई हैं हमारी अधातुएं उनके बारे में पढ़ेंगे और आज की इस क्लास में हमारा जो चैप्टर है वह कंप्लीट हो जाएगा। तो चलिए हम क्लास को स्टार्ट करते हैं। आगे इस वीडियो में जो हमारा अगला अधातु है उसका नाम है ऑक्सीजन। ऑक्सीजन O के दो परमाणुओं के साथ संयुग्मित होकर लिखा जाता है, जिसे हम कहते हैं द्विपारमाणविक। मतलब जब एक ऑक्सीजन दूसरी ऑक्सीजन के साथ जुड़ती है तो उसे अपन कहते हैं द्विपरमाणुविक। तो ऑक्सीजन प्रकृति में एक द्विपरमाणुविक पदार्थ के रूप में या गैस के रूप में पाई जाती है। आगे है, यह एक रंगहीन और एक गंधहीन गैस होती है। ना तो इसका कोई रंग होता है और ना ही इसकी कोई गंध होती है। अगला बिंदु है, वायुमंडल में 21% मात्रा में क्या होती है, ऑक्सीजन हमारी पाई जाती है, जिससे सभी सजीव इसी की उपस्थिति में क्या रहते हैं, जीवित रहते हैं। अगला है, ऑक्सीजन स्वयं अज्वलनशील होती है, परंतु यह दहन की क्रिया में क्या ऐसी होती है, सहायक होती है। किसी भी वस्तु को जलाने के लिए हमें ऑक्सीजन की आवश्यकता होती है और ऑक्सीजन की उपस्थिति में ही वह वस्तु जलती है, उसी को अपन कहते हैं दहन। लेकिन इस पूरी प्रक्रिया में ऑक्सीजन स्वयं नहीं जलता है, वो कैसा होता है, अज्वलनशील होता है। अगला है, ऑक्सीजन अनुचुंबकीय होती है। इसका मतलब होता है कि जब हम इसे चुंबक के पास लेके जाते हैं तो थोड़ा बहुत क्या करती है, चुंबक इसे अपनी ओर आकर्षित कर लेती है। तो ऑक्सीजन कैसी होती है, अनुचुंबकीय होती है। ठीक है। अगला बिंदु है इसमें खोजकर्ता। ऑक्सीजन की खोज कार्ल विल्हेम शीले व जोसेफ प्रिस्टले नामक दो वैज्ञानिकों ने की थी। आगे है, यह एक द्विपरमाणुविक गैस होती है, जैसा कि मैंने शुरुआत में बताया था, O2 के रूप में ये पाई जाती है। अगला है इसमें कि पर्वतारोही व जो समुद्री गोताखोर होते हैं वह अपने साथ एक गैस से भरे सिलेंडर का प्रयोग करते हैं और इस सिलेंडर में ऑक्सीजन के साथ में हीलियम गैस का प्रयोग करते हैं। देखिए, इसमें दो तरह से चीज़ें होती हैं। यदि कोई भी पर्वतारोही बहुत अत्यधिक ऊंचाई पे जाता है और यदि कोई भी समुद्री गोताखोर क्या करता है, पानी में गहराई में जाता है, तो ऑक्सीजन के साथ में हम हीलियम गैस का प्रयोग करते हैं। और यदि मान लो सामान्य ऊंचाई पे जा रहे हैं या सामान्य पानी में जा रहे हैं अंदर, तो उस कंडीशन में ऑक्सीजन के साथ में हम क्या करते हैं, नाइट्रोजन गैस का प्रयोग करते हैं। तो अधिक गहराई के लिए ऑक्सीजन के सिलेंडरों में हीलियम गैस का प्रयोग करते हैं और कम गहराई के लिए ऑक्सीजन के साथ में नाइट्रोजन गैस का प्रयोग किया जाता है। ठीक है। अब अगला बिंदु है इसमें ओजोन। ओजोन एक त्रिपरमाणुविक क्या होता है, गैस होती है, जिसमें ऑक्सीजन के 3 परमाणु आपस में जुड़े होते हैं और यह एक नीले रंग की जहरीली गैस होती है। इस बात को आप याद रखेंगे कि ओजोन किस प्रकार की गैस होती है, नीले रंग की होती है और इसका रंग कैसा और इसका स्वरूप कैसा होता है, जहरीला होता है। आगे है, ये पृथ्वी की सतह से लगभग 30 से 35 किलोमीटर की ऊंचाई पर यह पाई जाती है। आगे है, ओजोन गैस ऑक्सीजन का क्या होती है, एक अपर रूप होती है। मतलब ऑक्सीजन से ही मिलकर बनी होती है, इसलिए ये क्या होती है, ऑक्सीजन का एक अपर रूप होती है। आगे है, यदि आपसे पूछे कि कौन से वाले मंडल में ओजोन परत पाई जाती है, क्योंकि पृथ्वी की सतह से ऊपर जाने पर अलग अलग प्रकार के क्या है, स्तर हैं, जिन्हें अपन मंडल कहते हैं, परतें हैं। जैसे क्षोभ मंडल, समताप मंडल, उसके बाद मध्य मंडल, उसके ऊपर होता है आयन मंडल और सबसे लास्ट में होता है बहिर्मंडल। तो जो समताप मंडल होता है वह पृथ्वी के चारों ओर की जो परतें हैं उनमें से दूसरे नंबर की परत होती है और इसी परत में क्या होती है, ओजोन परत पाई जाती है। तो दो तरीके से प्रश्न इसमें बनते हैं परीक्षा में कि ओजोन परत पृथ्वी से कितनी ऊंचाई पर होती है और ये कौन से मंडल में उपस्थित होती है। तो दोनों बातें आपको इसमें याद रखेंगे। आगे है, यह जो होती है हमारी ओजोन परत, ये सूर्य से आने वाली हानिकारक पराबैंगनी किरणें, जिन्हें आप यूवी कहते हैं, अल्ट्रावायलेट, से क्या करती है, हमारी सुरक्षा करती है। ठीक है। आगे है इसमें कि वायुमंडल की जो निचली परतें होती हैं, जो कि 30 से 35 किलोमीटर के और नीचे पाई जाती हैं, जहां हम सांस लेते हैं, तो वहां पर यदि O3 पाई जाती है निचली परतों में, तो वहां पर ये एक सक्रिय प्रदूषक का काम करती है। मतलब ये प्रदूषण की भांति व्यवहार करती है। तो हमारे निचले वायुमंडल में इसके होने का कोई अर्थ नहीं है। ये कहाँ होना चाहिए, पृथ्वी से लगभग 30 से 35 किलोमीटर की ऊंचाई पर।
अगला है ओजोन परत की जो मोटाई होती है उसको मापने की एक विशेष इकाई होती है जिसे कहा जाता है डॉप्सन। तो आप ये बात याद रखेंगे कि ओजोन परत की मोटाई को मापने की जो इकाई होती है उसका नाम होता है डॉप्सन। अगला प्रश्न है इसमें, अगला बिंदु है इसी में कि ओजोन गैस प्रबल ऑक्सीकारक होती है एवं अपचायक होती है जिसका प्रयोग रोगाणुओं को नष्ट करने के लिए किया जाता है। प्रबल ऑक्सीकारक का मतलब है कि ये ऑक्सीजन के साथ में अभिक्रिया करती है और इसी को अपन क्या बोलते हैं, अपचायक कहते हैं, जिसे अपन बोलते हैं ऑक्सीडेशन। ठीक है, इसलिए इसका प्रयोग रोगों को नष्ट करने में भी किया जाता है। आगे है ओजोन का जो क्षरण होता है, क्षति होती है, वह क्लोरोफ्लोरोकार्बन जिसे बोलते हैं अपन CFC के द्वारा होता है। और क्लोरोफ्लोरोकार्बन को ही हम क्या कहते हैं, फ्रियान गैस कहते हैं। और इसी फ्रियान का प्रयोग हम किस में करते थे, जो हमारे पास रेफ्रिजरेटर होते हैं, रेफ्रिजरेटर, उनमें जो ठंडा करने के लिए गैस प्रयोग करते हैं उसी में क्या करते थे पहले, क्लोरोफ्लोरोकार्बन। और जब ये यूज करते थे तो ओजोन परत में क्या होते थे, इससे छेद हो जाते थे। ठीक है, उसी को बोलते हैं ओजोन परत का क्षरण। आगे अगला बिंदु है इसमें कि ओजोन गैस चांदी की चमक को क्या कर देती है, काला कर देती है। मतलब जो चांदी है यदि उस पर ओजोन परत पड़ जाए, O3 से अभिक्रिया कर जाए तो चांदी का रंग कैसा हो जाता है, काला हो जाता है। आगे है इसमें अगला बिंदु कि ओजोन परत को क्षति पहुंचाने वाली जो गैसें हैं वह कौन कौन सी। एक तो पीछे अपन पढ़ चुके हैं क्लोरोफ्लोरोकार्बन, और क्लोरोफ्लोरोकार्बन में कौन कौन से रूप हैं, एक क्लोरोफ्लोरोकार्बन 11, एक क्लोरोफ्लोरोकार्बन 12, एक क्लोरोफ्लोरोकार्बन 22। तो ये नाम भी आपको याद रखना है इसमें कि क्लोरोफ्लोरोकार्बन की कौन कौन सी संख्याओं से जो हमारी ओजोन परत होती है उसको क्षति पहुंचती है। अगला है इसी में क्लोरीन, फिर है ब्रोमीन, उसके बाद है फ्लोरीन, उसके बाद है मीथेन, उसके बाद है नाइट्रस ऑक्साइड, हंसाने वाली गैस, और लास्ट में क्या है, कार्बन डाइऑक्साइड। तो जितनी भी मैंने यहाँ पे ये गैसें लिखी हैं सभी की सभी गैसें क्या करती हैं, हमारी ओजोन परत को क्या करती हैं, क्षति पहुंचाती है। तो ये आप याद रखेंगे, क्लोरोफ्लोरोकार्बन के अतिरिक्त ये अन्य गैसें हैं जो कि हमारे ओजोन परत को क्षति पहुंचाती हैं। आगे अगली अधातु है इसमें सल्फर। सल्फर का संकेत होता है कैपिटल S, और सल्फर का ही साधारण नाम होता है ब्रिमस्टोन। याद रखेंगे, हमारे एग्जाम के लिए इंपॉर्टेंट है कि ब्रिमस्टोन किसे कहते हैं, तो आंसर हो जाएगा सल्फर। आगे बढ़ते हैं हम इसी में कि इसे रसायनों का राजा कहते हैं, किसे, सल्फर को। ठीक है, यह पीले रंग का एक ठोस पदार्थ होता है। आगे है कि भूपर्पटी पर 0.05 से लेकर 0.1% तक क्या पाई जाती है, सल्फर पाई जाती है। आगे है इसी में कि जो जैविक पदार्थ होते हैं जैसे अंडे, बाल इत्यादि, और जो खाद्य पदार्थ होते हैं सरसों, प्याज, लहसुन में क्या होता है, सल्फर पाया जाता है। तो जैविक पदार्थों में अंडे और बालों में, और जो खाने वाले पदार्थ होते हैं उनमें सरसों, दूसरा है हमारा प्याज, तीसरा है लहसुन। क्योंकि जब हम सरसों ये प्याज को काटते हैं या सरसों पिरवाते हैं तो उसमें देखा वो तीखी सी गंध निकलती है जो कि आंखों में जलन पैदा करती है। प्याज को काटते समय भी होता है ऐसा। तो वो जो स्मेल होती है, क्या की होती है, वो सल्फर की होती है। ठीक है, आगे है सल्फर अधिकांशतः तत्व के रूप में ज्वालामुखी क्षेत्रों व गर्म जल के झरनों के निकट सबसे ज़्यादा पाया जाता है। कहने का मतलब ये होता है कि सल्फर सबसे ज़्यादा कहाँ पर पाया जाता है, तो ऐसे क्षेत्र जहाँ पर ज्वालामुखी पाए जाते हैं वहाँ पर सल्फर की मात्रा सबसे ज़्यादा होती है, और जहाँ पर गर्म पानी के झरने होते हैं वहाँ पर भी क्या होती है, सल्फर की मात्रा सर्वाधिक पाई जाती है। आगे है इसमें सामान्यतः सल्फर जो होती है, सल्फर सल्फाइडों और सल्फेटों में भी क्या होता है, पाया जाता है। नाम से ही समझ में आ रहा है, जो सल्फर है वह सल्फाइडों में और सल्फेटों में दोनों में क्या होती है, उपस्थित होती है। आगे है सल्फर के उपयोग। तो सल्फर का उपयोग करते हैं SO2 के निर्माण में, जिसे अपन बोलते हैं सल्फर डाइऑक्साइड। और इसी का प्रयोग करते हैं अपन कहाँ पे, जब एसिटिक रेन होती है उद्योगों से, जब जो जहरीली गैसें निकलती हैं, जब उद्योगों की चिमनियों से जहरीली गैसें निकलती हैं तो पृथ्वी के चारों ओर का जो वातावरण है, वायु की परतें हैं, उनमें SO2 की एक परत जम जाती है। और जब बारिश होती है तो वह जल इस SO2 से अभिक्रिया करे कि क्या करता है, अम्ल का निर्माण करता है, जिससे क्या होती है, अम्लीय वर्षा होती है। आगे है इसी में H2SO4 के निर्माण में, जिसे हम सल्फ्यूरिक एसिड कहते हैं। दूसरा है सल्फर सॉरी कार्बन डाइसल्फेट के निर्माण में,
और सोडियम थायोसल्फेट के निर्माण में भी हम किसका प्रयोग करते हैं, सल्फर का ही प्रयोग करते हैं। और इनमें जो गन पाउडर आता है और एक और होता है इसमें माचिस की तीली बनाने में, एक तो फास्फोरस का प्रयोग कर लिया और थोड़ा बहुत उसमें किसका प्रयोग करते हैं अपन, माचिस की तीलियों में सल्फर का। तो दो तत्व होते हैं जो कि माचिस की तीलियों को बनाने में काम में लिए जाते हैं। पहला होता है फास्फोरस, उसमें भी कौन सा होता है हमारा, रेड वाला फास्फोरस, और इधर ये क्या हो जाएगा हमारा, सल्फर। आगे है इसमें कि सल्फर का निर्माण प्राकृतिक रबड़ के साथ में किया जाता है और इसी को बोलते हैं अपन वल्कनाइज्ड रबड़। यदि हम पेड़ पौधों से एक सफ़ेद रंग का पदार्थ निकालते हैं इसको बोलते हैं अपन लेटेक्स, और यदि उस लेटेक्स के साथ में हम किसकी अभिक्रिया कराएं, सल्फर की, और उसको लगातार हम गर्म करें तो हमें एक वल्कनाइज्ड क्या बनती है, रबड़ मिलती है। और इस कंडीशन में जो वल्कनाइज्ड रबड़ होती है वो कैसी होती है, कठोर होती है। पेड़ पौधों से निकलती है वो कैसी होती है, मुलायम होती है। जैसे ट्रैक्टर के जो टायर होते हैं उनमें जो रबड़ होती है वह अत्यंत कठोर होती है, ठीक है। तो रबड़ कैसी होती है, वो वल्कनाइज्ड रबड़ होती है। और इस पूरी कंप्लीट प्रक्रिया का बोलते हैं वल्कनीकरण। तो प्रश्न में पूछा जाता है कि वल्कनीकरण में रबड़ के निर्माण के लिए किस तत्व का प्रयोग किया जाता है, तो आंसर हो जाएगा हमारा क्या, सल्फर। अगला प्रश्न है इसी में, अगला बिंदु है इसी में कि ब्यूटी पार्लर में हेयर स्टाइल को बनाने के लिए, क्योंकि हेयरों में भी क्या होता है, सल्फर पाया जाता है। मैंने स्टार्टिंग बताया था आपको कि हमारे बालों में सल्फर की मात्रा क्या होती है, ज़्यादा होती है। तो हेयर स्टाइल को बनाने के लिए ब्यूटी पार्लर में हम किसका प्रयोग करते हैं, सल्फर का प्रयोग करते हैं, ठीक है। आगे है अब इसमें सल्फर के अपर रूप, जिसमें पहला अपर रूप है अल्फा सल्फर। क्या होता है, शुद्ध रूप में पीले रंग का जो सल्फर होता है उसी का नाम होता है अल्फा सल्फर, ठीक है। दूसरा बिंदु है सबसे सामान्य सल्फर, अल्फा सल्फर को हम सामान्य सल्फर के नाम से भी जानते हैं। अगला बिंदु है इसकी जो संरचना होती है वह कैसी होती है, अष्टफल की है, और साथ ही साथ इसमें सल्फर के 8 परमाणु एक दूसरे से क्या होते हैं, जुड़े होते हैं, इसलिए इसकी संरचना कैसी होती है, अष्टफल की है। तो 8 परमाणुओं से निर्मित सल्फर की संरचना को हम अल्फा सल्फर कहते हैं। आगे है इसमें सल्फर के जो परमाणु होते हैं वह कैसे होते हैं, वलयाकार होते हैं, और आकृति में क्या होते हैं, ये संबद्ध रहते हैं, मतलब एक वलय के रूप में एक दूसरे से क्या होते हैं, जुड़े हुए रहते हैं। आगे है इसे फ्लावर ऑफ सल्फर या फिर इसी का एक और नाम है मिल्क ऑफ सल्फर के नाम से भी जाना जाता है। एक और मैंने पीछे पढ़ा था मिल्क ऑफ मैग्नीशिया, जिसका प्रयोग हम एसिडिटी में करते थे। अब यहाँ पे टर्म आ गया मिल्क ऑफ सल्फर, तो एल्फा सल्फर को ही हम मिल्क ऑफ सल्फर के नाम से जानते हैं। आगे है इसमें बीटा सल्फर, सल्फर के 8 परमाणुओं से निर्मित होती है ये भी। तो इसमें भी आपको वही याद रखना है कि जब सल्फर के 8 परमाणु आपस में जुड़ जाते हैं तो उससे क्या बनती है, हमारी बीटा सल्फर बनती है। तो जब हम किसी अल्फा सल्फर को लगभग 96 डिग्री सेल्सियस के तापमान पर, इसको आप लिखा है 95, लगभग इसे कितना मान लिया, 96 डिग्री सेल्सियस के तापमान पर गर्म करेंगे तो जो नया सल्फर तैयार होता है उसी का नाम क्या होता है, बीटा सल्फर। और इसमें भी परमाणुओं की संख्या कितनी होती है, 8 के बराबर होती है, ठीक है। आगे है इसमें गामा सल्फर। गामा सल्फर क्या होता है, इस सल्फर को मदर ऑफ पर्ल सल्फर के नाम से जानते हैं। क्या नाम लिखा है, मदर ऑफ पर्ल सल्फर के नाम से जानते हैं। इसमें भी क्या होते हैं, सल्फर के 8 परमाणु आपस में जुड़कर गामा सल्फर का निर्माण करते हैं। साथ ही साथ ये जो गामा सल्फर होता है, इन तीनों सल्फरों में सबसे अधिक घनत्व वाला क्या होता है, सल्फर होता है। तो ऐसा कौन सा सल्फर है जिसमें घनत्व की मात्रा सबसे ज़्यादा होती है, तो आंसर क्या हो जाएगा हमारा, गामा सल्फर, ठीक है। अब आगे है इसमें हैलोजन समूह। क्या होते हैं ये हैलोजन समूह, तो ऐसे तत्व जो कि लवण बनाने में सहायक होते हैं उन्हीं को अपन क्या कहते हैं, हैलोजन कहते हैं। लवण क्या होता है, जब हम किसी अम्ल की अभिक्रिया किसी क्षार से करवाते हैं तो दोनों अभिक्रियाएं करके क्या जाती हैं, उदासीन हो जाती हैं और एक लवण का निर्माण करती हैं, ठीक है। तो उसी को अपन क्या कहते हैं, हैलोजन कहते हैं। अगला दिया है इसमें आवर्त सारणी का जो समूह नंबर 17 है, इस 17 में जितने भी हमारे तत्व रखे हैं उन्हीं को क्या बोलते हैं अपन, हैलोजन समूह या फिर हैलोजन तत्व कहते हैं। और इसके अंतर्गत जो तत्वों की संख्या होती है वह कितनी होती है, लगभग 1 2 3 4 5। और ये तत्व कौन कौन से होते हैं, फ्लोरीन,
क्लोरीन, ब्रोमीन, आयोडीन, एस्टेटिन, जिनमें फ्लोरीन और क्लोरीन दोनों गैसीय अवस्था में पाए जाते हैं, ब्रोमीन द्रव अवस्था में पाया जाता है और आयोडीन और एस्टेटिन दोनों किस अवस्था में पाए जाते हैं, ठोस अवस्था में। फ्लोरीन का रंग होता है पीला, क्लोरीन का रंग होता है हरा या पीला, ब्रोमीन का रंग होता है काला या भूरा, आयोडीन का रंग होता है काला या गहरा बैंगनी और एस्टेटिन का रंग होता है काला। तो ये बात आप इसमें याद रखेंगे। आगे है इसी में घनत्व। इसका मतलब है यहाँ से ऊपर से आपको कहाँ आना है, नीचे। देखिए एरो कहाँ आ रहा है, ये रहा। कहाँ से आ रहा है, ऊपर से कहाँ आ रहे हैं, नीचे की तरफ। तो यहाँ पर लिखा है घटता हुआ क्रम। इसका मतलब है पहले सबसे छोटी वैल्यू ये होगी, फिर ये, फिर ये, फिर ये, धीरे धीरे वैल्यू क्या हो रही है, बढ़ती हुई आ रही है। ठीक है, तो कहने का मतलब है जब भी हम ऊपर से नीचे की तरफ आते हैं तो उस कंडीशन में जो इन तत्वों का घनत्व वह क्या हो जाता है, बढ़ता हुआ चला जाता है। तो सबसे ज़्यादा घनत्व किसका होता है, एस्टेटिन का, और सबसे कम घनत्व किसका होता है, फ्लोरीन का। आगे है इसमें घटता क्रम, ये भी घटता हुआ है। मतलब यदि हम नीचे से ऊपर जाते हैं इन तत्वों में तो इनका जो आणविक आकार होता है, नीचे मैं थोड़ा इसको कर दे रहा हूँ, इनका जो आणविक आकार होता है नीचे से ऊपर जाने पे क्या होता है, बढ़ता है। कहने का मतलब है फ्लोरीन का आणविक आकार सबसे ज़्यादा होगा और एस्टेटिन का क्या होगा, सबसे कम होगा। आगे अभिक्रियाशीलता, ये हमारे लिए इम्पोर्टेंट है। सबसे ज़्यादा अभिक्रियाशील कौन सा होता है, यहाँ पे लिखा है घटता हुआ। घटता हुआ मतलब सबसे ज़्यादा ये, फिर उससे कम ये, उससे कम ये, उससे कम ये। मतलब सबसे कम क्रियाशील कौन सा होता है, ये वाला। सबसे अधिक क्रियाशील कौन सा होता है, फ्लोरीन। ये पहला वाला मैंने आपको उल्टा बता दिया। इसमें घटता हुआ क्रम लिखा है, मतलब पहले आएगी बड़ी वैल्यू और नीचे क्या आएगी, आपकी छोटी वैल्यू। इसमें पहले क्या आएगी, आपकी बड़ी वैल्यू, नीचे क्या आएगी, आपकी छोटी वैल्यू। तो जितने भी हमारे हैलोजन समूह के तत्व हैं उनमें सबसे ज़्यादा घनत्व होता है फ्लोरीन का, सबसे कम किसका होता है, एस्टेटिन का। और सबसे ज़्यादा अभिक्रियाशील कौन सा होता है, फ्लोरीन। उसके बाद उससे कम क्लोरीन, उससे कम ब्रोमीन और उससे कम आयोडीन, और सबसे कम क्रियाशील क्या होता है हमारा, एस्टेटिन। ठीक है, अब आगे है इसमें, यह आधातुएं जल में क्या होती हैं, विलय होती हैं। मतलब यदि हम इनको पानी में डालेंगे तो ये पानी में आसानी से क्या होती हैं, घुल जाती हैं। आगे फ्लोरीन की विद्युत ऋणात्मकता सबसे अधिक होती है, उससे कम किस्म होती है क्लोरीन में, फिर उसके बाद ब्रोमीन में, और सबसे कम किस्म होती है हमारी आयोडीन में। तो आपको याद रखना है कि इन सभी तत्वों में फ्लोरीन की विद्युत ऋणात्मकता सबसे क्या होती है, अधिक होती है। आगे है, यदि हम क्लोरीन की अभिक्रिया जल से करवा दें और किसकी उपस्थिति में, सूर्य के प्रकाश की उपस्थिति में, तो उसमें बनता है हाइपोक्लोरस अम्ल। क्या बनता है, हाइपोक्लोरस अम्ल। और जब इस हाइपोक्लोरस अम्ल को हम विघटित कर दें, तोड़ दें, तो उस कंडीशन में इसमें बनता है नवजात ऑक्सीजन। तो आपको इसमें याद क्या रखना है कि नवजात ऑक्सीजन का निर्माण किससे होता है, तो आंसर क्या हो जाएगा, हाइपोक्लोरस से। यदि ऑप्शन में हाइपोक्लोरस अम्ल नहीं है तो उस केस में आंसर क्या हो जाएगा हमारा, क्लोरीन। और ये जो नवजात ऑक्सीजन होती है यह सूर्य के प्रकाश में होती है। ठीक है, तो इसमें आपको ये बात इसमें याद रखना है। आगे है, जल के शुद्धिकरण में हम क्लोरीन का प्रयोग करते हैं। हमारे घर में जो पानी आता है उस पानी में जो हमें दुर्गंध आती है, जो स्मेल आती है, वो किसकी होती है, क्लोरीन की, क्योंकि इसी का प्रयोग हम करते हैं पानी को साफ करने में। आगे है अश्रु गैस, जिसका फार्मूला होता है CCl2NO2। उसके बाद है मस्टर्ड गैस, इसका फार्मूला क्या है, C4H8Cl2S। उसके बाद है क्लोरोफॉर्म, CHCl3। और लास्ट में क्या है, क्लोरीन। मतलब अश्रु गैस, मस्टर्ड गैस और क्लोरोफॉर्म, बेहोश करने वाली दवा। तो इन तीनों को बनाने के लिए किसका प्रयोग किया जाता है, क्लोरीन का। मतलब अर्थात इन तीनों में क्लोरीन की आवश्यकता होती है। ठीक है, आगे है इसमें ब्रोमीन। ब्रोमीन समुद्री जल में सोडियम, पोटेशियम और मैग्नीशियम की यौगिक के रूप में पाया जाता है। तो ये बात आप इसमें याद रखेंगे। अगला बिंदु है इसमें कि सिल्वर ब्रोमाइड का प्रयोग हम फोटोग्राफी में करते हैं। ठीक है, क्योंकि ब्रोमीन से संबंधित है तो आपको इसमें ये याद रखना होगा। अगला बिंदु है कि विश्व का अधिकांश जो आयोडीन होता है वह समुद्रों में पाया जाता है। अगला बिंदु है
मानव शरीर के लिए आवश्यक पोषक तत्व होती है। कौन होता है? आयोडीन। याद रख लेना कौन है ये? आयोडीन मानव शरीर के लिए आवश्यक पोषक तत्व होता है और इसकी कमी से हमारे गले में घेंगा रोग हो जाता है, जिसे आप कहते हैं गोइटर। ठीक है, इसमें गले में क्या होती है? थायराइड ग्रंथि, उसमें क्या आ जाती है? सॉइलिंग आ जाती है और उस सॉइलिंग की वजह से गले में कौन सा रोग हो जाता है? हमें घेंगा रोग हो जाता है। ठीक है, अगला बिंदु है कि दर्द निवारक औषधियों को बनाने में हम किसका प्रयोग करते हैं? क्लोरीन का प्रयोग करते हैं। ये बात भी आपको इसमें याद रखनी होती है। ठीक है, आगे इसमें कि सबसे हल्का हैलोजन तत्व कौन सा होता है? तो आंसर हो जाएगा आयोडीन। और सबसे भारी हैलोजन तत्व कौन सा होता है? तो आंसर क्या हो जाएगा हमारा? आयोडीन। तो ये दोनों बातों भी आपको इसमें याद रखना है। ठीक है, चलिए अब हम इसमें आगे बढ़ते हैं। आगे है इसमें हैलोजन से संबंधित महत्वपूर्ण बिंदु। तो सबसे पहला बिंदु है कांच पर लिखने के लिए हम हाइड्रोजन फ्लोराइड एवं हाइड्रोफ्लोरिक अम्ल का प्रयोग करते हैं। तो ये जो मैंने यौगिक लिखे हैं दो, इन दो यौगिकों का प्रयोग हम कांच पे लिखने के लिए करते हैं। अगला बिंदु है डाईक्लोरो और डाईफ्लोरो मीथेन को फ्रियान कहते हैं। ये कौन होता है? CFC, जिसे अपन क्लोरोफ्लोरोकार्बन भी कहते हैं। और इसमें क्या आएगा? मीथान आएगा। मीथेन क्या होता है हमारा? CH3। इनके साथ जुड़ जाएगा CH4 के रूप में, तो वही हमारा क्या कहलाता है? फ्रीयान कहलाता है। और इसी का उपयोग हम प्रशीतक के रूप में, मतलब रिफ्रिजरेंट के रूप में करते हैं, जिससे फ्रिज हमारा क्या रहता है? ठंडा रहता है। अगला है HCl को म्यूरेटिक अम्ल के नाम से भी जानते हैं। तो ये नाम हमारे लिए IMP है एग्जाम के लिए कि म्यूरेटिक अम्ल किससे संबंधित है? तो आंसर हो जाएगा हमारा हाइड्रोक्लोरिक अम्ल। अगला बिंदु है इसमें एस्टेटिन एक रेडियो सक्रिय हैलोजन तत्व है। मतलब जितने भी अपन ने हैलोजन के तत्व अभी तक लिखे हैं, जो कि फ्लोरीन, क्लोरीन, ब्रोमीन और आयोडीन और एस्टेटिन है, तो उनमें से जो आखिरी वाला है एस्टेटिन, ये एक तरह का क्या है? रेडियो सक्रिय हैलोजन तत्व है, जो कि हमारी पृथ्वी पर सबसे कम मात्रा में पाया जाने वाला तत्व है। ठीक है, आपको ये बात इसमें याद रखना है। अगला है कि हैलोजनों में आयोडीन सबसे प्रबलतम ऑक्सीकारक होता है, मतलब यह ऑक्सीजन के साथ में सबसे ज़्यादा अभिक्रिया करता है। अगला बिंदु है लेमिनेरिया नाम की समुद्री घास, जो कि एक तरह की क्या है? शैवाल है। लेमिनेरिया क्या है? एक तरह की शैवाल, जिसे हम समुद्री घास के नाम से जानते हैं। इसमें सबसे ज़्यादा मात्रा काय की होती है? आयोडीन की। तो ये बात भी आपको इसमें याद रखना है। अब आगे हैं इसमें अक्रिय गैसें। जब बात करते हैं हम अक्रिय गैसों की, तो सबसे पहले आता है इसमें खोजकर्ता का नाम। तो लोकेयर, रैमजे और रैले नाम के 3 वैज्ञानिकों ने सबसे पहले अक्रिय गैसों की खोज की थी। अक्रिय का मतलब होता है जो क्रिया नहीं करती। तो ऐसी गैसें जो किसी अन्य दूसरे तत्व के साथ में अभिक्रिया नहीं करती हैं, उन्हीं को अपन क्या कहते हैं? अक्रिय गैसें कहते हैं। अर्थात इन गैसों के जो तत्व होते हैं, उनका जो बाह्यतम कोश होता है, आउटर सेल, बाह्यतम कोश होता है, वह कैसा होता है? या उनके बाह्यतम कोश का जो अष्टक होता है, वह कैसा रहता है? हमारा पूर्ण रहता है। इसलिए ये गैसें कैसी होती हैं? हमारी अक्रिय होती हैं। आगे है आवर्त सारणी का 18वां नंबर का जो स्तंभ है, वह क्या होता है? हमारा अक्रिय गैस से संबंधित होता है। अगला बिंदु है इसमें कि अक्रिय गैसों को हम उत्कृष्ट गैस, या इन्हीं का एक और नाम क्या होता है? दुर्लभ गैस, या इन्हीं का एक और नाम होता है शून्य गैस के नाम से जानते हैं। तो इस गैस के कितने नाम हो गए हमारे पास? 3 नाम हो गए। एक नाम ये हो गया, दूसरा ये हो गया और तीसरा नाम ये हो गया। ठीक है, आगे है अक्रिय गैसों में मुख्य रूप से 7 प्रकार की गैसें होती हैं, 6 गैसें होती हैं मुख्य रूप से, जो कि निम्न प्रकार की हैं। पहली होती है हीलियम, दूसरी होती है नियॉन, तीसरी होती है आर्गन, चौथी होती है क्रिप्टॉन, पांचवी होती है जेनान और सबसे आखिरी क्या होती है? रेडॉन। तो ये जितनी भी है मेरे पास यहाँ पे जितनी भी गैसें लिखी हैं, तो इन सभी गैसों में से ये जो आखिरी वाली गैस होती है, ये कैसी होती है? रेडियो सक्रिय गैस। ये बात आप इसमें याद रखेंगे। ठीक है, आगे है इसमें कि पृथ्वी के वायुमंडल में रेडॉन गैस को छोड़कर आरएन गैस को छोड़कर शेष सभी उत्कृष्ट गैसें पाई जाती हैं।
कहने का मतलब है हमारा जो वायुमंडल है हम उसमें 78% क्या है, उसमें नाइट्रोजन, 21% है ऑक्सीजन, और जो कार्बन डाइऑक्साइड है वह 0.03% है, और आर्गन की मात्रा 0.93% है, नियोन की मात्रा 0.02% है, और हीलियम 0.005% है। मतलब इन सभी में जो वायु है उनमें केवल रेडान गैस नहीं होती है वायुमंडल में, बाकी सभी अक्रिय गैसें इसमें मिली होती है, और सबसे ज़्यादा अक्रिय गैस कौन सी होती है, हमारी आर्गन। ठीक है, अब हम इसमें एक एक करके सभी अक्रिय गैसों के बारे में पढ़ेंगे। इसमें पहली अक्रिय गैस है हीलियम। तो ब्रह्मांड में हाइड्रोजन के बाद में दूसरा सर्वाधिक मात्रा में पाए जाने वाला जो तत्व है वह क्या है, हमारा हीलियम है। अगला बिंदु है गोताखोर गहरे समुद्र में और अस्पताल में, आईसीयू में श्वसन हेतु हम क्या करते हैं, ऑक्सीजन के साथ में हीलियम और ऑक्सीजन के साथ में हीलियम गैस के मिश्रण का क्या करते हैं, प्रयोग करते हैं। ये बात आप इसमें याद रखेंगे। अगला है वायुयान एवं रेसिंग कारों के टायरों में भरने में, मतलब उनमें हवा नहीं भरी जाती है। बेसिकली वायुयान के और रेसिंग कारों के जो टायर होते हैं या तो उनमें नाइट्रोजन गैस भरी जाती है, नहीं तो क्या भरी जाती है, हीलियम गैस। ठीक है, अगला बिंदु है कि मौसम से संबंधित अध्ययन करने के लिए जो गुब्बारे होते हैं उन गुब्बारों में हवा भरने के लिए हम हीलियम गैस का प्रयोग करते हैं। ठीक है, और उनमें भर के वो क्या करता है, गुब्बारा ऊपर जाता है और जिस चीज़ के लिए हमने उसे ऊपर भेजा है उस काम को क्या करता है, वो पूरा करता है। एक प्रश्न इस गुब्बारे से पूछा गया है पेपर में कि जब कोई हीलियम गैस से भरा हुआ गुब्बारा ऊंचाई पर जाता है तो कुछ समय बाद ऊंचाई पर जाने के बाद वह फूट जाता है स्वतः। तो इसका कारण क्या होता है, ऊंचाई पर जाने के पर पृथ्वी के चारों ओर का जो वायुमंडल है उसकी परत क्या हो जाती है, कम हो जाती है। कहने का मतलब होता है कि उस गुब्बारे के ऊपर लगने वाला जो दबाव होता है हवा का वह कम हो जाता है, तो वायु दाब कम होने की वजह से गुब्बारा अंदर से क्या होता है, फट जाता है। तो ये बात आपको इसमें याद रखना है। आगे हीलियम वायु से कैसी होती है, हल्की होती है, और हल्की होने की वजह से इसे गुब्बारों में भरकर प्रयोग किया जाता है, और इसे बच्चे क्या करते हैं, गुब्बारों भर के यूज़ करते हैं और इसको खेलते हैं इससे। ठीक है, अगला बिंदु है कि द्रव हीलियम का प्रयोग निम्न तापी प्रौद्योगिकी जिसे बोलते हैं क्रायोजेनिक में किया जाता है। ठीक है, आगे है यह एक अज्वलनशील गैस है, मतलब इसमें आग लगाने पर यह जलती नहीं है। अगला है खोजकर्ता, हीलियम की खोज की थी फ्रेंडलिक और लोकियर नाम के दो वैज्ञानिकों ने। ठीक है, तो ये बातें आपको इसमें याद रखना है। अगला है इसमें नियोन गैस, नियोन का सिंबल होता है Ne। तो यह वायु से कैसी होती है, हल्की होती है, इसलिए पृथ्वी के वायुमंडल से क्या होती है, बाहर निकल जाती है। मतलब वायुमंडल में सम्मिलित तो होती है लेकिन उसमें थोड़ी देर के लिए सम्मिलित होने के बाद में उससे क्या होती है, बाहर निकल जाती है। इसका प्रयोग स्फुरदीप्ति बल्बों में और चमकने वाले विज्ञापनों में किया जाता है। स्फुरदीप्ति का मतलब होता है चमकने वाले वस्तुएं, जिसमें प्रकाश पड़ने पर चीज़ें क्या होती हैं, चमकने लगती हैं। तो चमकने वाले जो विज्ञापन होते हैं, जितनी भी चमकने वाली चीज़ें आती हैं जो कि प्रकाश से संबंधित होती हैं, उसमें हमेशा नियोन का प्रयोग किया जाता है। आगे इसमें कि नियोन लैंप का प्रयोग हवाई अड्डों पर विमान चालकों को संकेत देने के लिए किया जाता है। कभी आपने फ्लाइट देखी हो कि जब फ्लाइट को सिग्नल दिया जाता है उसके बेस से, तो उसके हाथ में एक रॉड होती है और उसमें लाइट जलती है। ठीक है, तो वो लाइट से क्या करता है, उसको संकेत देता है। तो उसमें कौन सी जो गैस होती है या किस प्रकार के तत्व का उसमें प्रयोग करते हैं लैंप के फॉर्म में, तो आंसर हो जाएगा नियोन लैंप। तो नियोन लैंप का प्रयोग हम हवाई अड्डों पर विमान चालकों को संकेत देने के लिए करते हैं। आगे है इसमें कि टेलीविजन की जो ट्यूब होती है, जैसे अपन पिक्चर ट्यूब कहते हैं, उसके निर्माण में, और जो साइन बोर्ड होते हैं, विभिन्न प्रकार के यातायात के जो अलग अलग जगह पे बोर्ड लगे होते हैं, जब हम सड़क पे कहीं जाते हैं तो ऊपर लिखा होता है कि विदिशा यहाँ से इतना किलोमीटर है, भोपाल ये है। तो अलग अलग शहरों के नाम उन पे लिखे होते हैं। तो जो बोर्ड होता है वो क्या होता है, चमकता है। तो चमकने वाली चीज़ों में किसका प्रयोग करते हैं अपन, नियॉन का, और इसी को बोलते हैं अपन साइन बोर्ड, संकेत वाले बोर्ड। अगला है वैक्यूम ट्यूब, तो वैक्यूम ट्यूब को बनाने में भी क्या करते हैं अपन, नियम का ही प्रयोग करते हैं। आगे है इसमें आर्गन गैस। तो बात करते हैं आर्गन की। तो वायुमंडल में सबसे अधिक मात्रा में पाई जाने वाली क्या है, ये अक्रिय गैस है, जिसकी मात्रा होती है 0.93%।
ये क्या है? वायुमंडल में सबसे ज़्यादा मात्रा में पाई जाने वाली अक्रिय गैस है। आगे इसकी खोज की थी रैमजे नाम के वैज्ञानिक ने। और आर्गन का ही प्रयोग हम विद्युतीय बल्बों में और जो ट्यूब लाइट होती है उसमें करते हैं, ठीक है, फिलामेंट को ठंडा करने के लिए। ये बात आप याद रखेंगे कि विद्युतीय बल्बों में कौन सी गैस भरी होती है या फिर ट्यूबलाइट में कौन सी गैस भरी होती है, तो आंसर क्या हो जाएगा हमारा? आर्गन। अगला है मिश्र धातुओं की आर्क वेल्डिंग करने में, तो वेल्डिंग करने में हम किसका प्रयोग करते हैं? आर्गन का। आगे है पैकिंग करने में, विभिन्न प्रकार के जो खाद्य पदार्थ होते हैं उनकी पैकेजिंग में, कैंसर की कोशिकाओं के उपचार में हम आर्गन का प्रयोग करते हैं। तो इस प्रकार से हमने इसमें आर्गन के बारे में जाना। अब आगे है इसमें हमारा तत्व, इसका नाम है क्रिप्टॉन। क्रिप्टॉन को हम फ्लोरोसेंट लैंप के नाम से जानते हैं। इसी को अपन बोलते हैं प्रदीप्त प्रकाश, मतलब ऐसी चीज़ें जो चमकदार प्रकाश उत्पन्न करती हैं उसी को फ्लोरेसेंट या फिर क्या बोलते हैं? प्रदीप्त प्रकाश कहते हैं। तो फ्लोरेसेंट लैंप या प्रदीप्त लैंप बनाने में हम किसका प्रयोग करते हैं? क्रिप्टॉन का। दूसरा है फोटोग्राफी में फ्लैशी लैंप बनाने के लिए, या फ्लैश के जो लैंप होते हैं, फ्लैश जल गया, जैसे मोबाइल आप जला रहे हो उससे फ्लैश लाइट जलता है, तो उस टाइप के लैंपों को बनाने के लिए, और उसमें होता है सेमीकंडक्टर, तो किसका प्रयोग करते हैं अपन? क्रिप्टॉन का। आगे है यह फ्लोरीन के अलावा किसी अन्य तत्व के साथ में अभिक्रिया नहीं करता है। आगे इसमें जीनॉन, तो जीनॉन क्या होता है? जीनॉन को अपन स्ट्रेंजर गैस के नाम से जानते हैं। आईएमपी पॉइंट है, याद रखेंगे, स्ट्रेंजर गैस के नाम से हम इसे जानते हैं। इसका उपयोग क्या करते हैं? कैंसर के उपचार में करते हैं और फ्लैश बल्ब बनाने में भी करते हैं। इसका भी करते थे, इसका भी करते हैं। आगे सर्वाधिक यौगिक बनाने वाला क्या होता है? ये अक्रिय गैस। तो जितनी मैंने पीछे आपको गैसें पढ़ाई हैं उन सभी गैसों में सबसे ज़्यादा यौगिक बनाने वाला जो गैस होता है कौन सा होता है? अक्रिय। इसका नाम क्या है? हमारा जीनान। ठीक है। आगे है इसमें रेडॉन। तो रेडॉन क्या है? यह एक प्रकार का रेडियो एक्टिव तत्व होता है, जैसा कि मैंने आपको स्टार्टिंग में बताया था। जितनी भी अक्रिय गैसें हैं उन सभी अक्रिय गैसों में एकमात्र रेडियो एक्टिव या रेडियो सक्रिय तत्व है, तो उसका नाम क्या हो जाएगा? रेडॉन। और इसका उपयोग कहाँ करते हैं? रेडियोथेरेपी में, रेडियोथेरेपी के रूप में कैंसर के रोग के उपचार में किया जाता है। तो जो रेडियोथेरेपी होती है उसमें कैंसर की कोशिकाओं को नष्ट करने के लिए हम किसका प्रयोग करते हैं? रेडॉन। ठीक है। आगे कैंसर के ट्यूमर के इलाज में किसका प्रयोग करते हैं? तो आंसर क्या हो जाएगा? रेडॉन। तो इस तरह से आपका जो ये चैप्टर है अधातु, वो क्या हो गया? आपका कंप्लीट हो गया, जिसमें हमने लगभग 4 या 5 पार्ट पढ़ लिए, जिसमें हमने धातु और अधातुओं को कंप्लीट अच्छे से डिस्क्राइब करके पढ़ा है एक एक करके। ठीक है। इस क्लास की जो पीडीएफ है वह क्लास के बाद आपको टेलीग्राम चैनल पर सेंड कर दी जाएगी, वहाँ से आप इसकी पीडीएफ को प्राप्त कर सकते हैं। ठीक है। तो आज के लिए इतना ही, मिलते हैं हम अगले क्लास में। तब तक के लिए नमस्कार, धन्यवाद।